भारत की महिला शिक्षिका रूबल नागी, जिन्होंने देश का नाम वैश्विक मंच पर रोशन किया है। उन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है और यह सम्मान उन्हें 133 देशों में से चुने जाने के बाद मिला। रूबल नागी एक शिक्षिका, समाजसेवी और कलाकार हैं। उन्होंने अपनी रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन के जरिए भारत के विभिन्न शहरों में 800 से ज्यादा लर्निंग सेंटर स्थापित किए हैं, जहां झुग्गी और वंचित इलाकों के बच्चों को सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मिला है। झुग्गियों की दीवारों को क्लासरूम में बदलने वाली शिक्षिका रूबल नागी आज खुद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो आइए जानते हैं उनकी कहानी और समाज सेवा का सफर उन्हीं की जुबानी। रूबल, बहुत बहुत स्वागत है आपका और धन्यवाद आप सनसेट टीवी के साथ आज जुड़ी हैं। रूबल, बहुत सारी बातचीत आपसे होंगी, लेकिन शुरुआत मैं उसी से करूंगी। आज तो रूबल नागी दी रूबल नागी बन गई है और पूरी दुनिया उन्हें पहचान रही है, लेकिन पीछे की जो कहानी है वो बहुत कम लोग जानते समझते हैं जी। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी उस रूबल नागी से जो कहीं ना कहीं कला के प्रति उसकी रुचि थी और अपने आप को एक आर्टिस्ट भर समझती थी, और आज द रूबल नागी बनने का सफ़र किस तरह से शुरू हुआ? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी जो मुझे जानते हैं वो उनको एक बात पता है कि रूबल नागी को बच्चों से बहुत प्यार है। मैं जब खुद बच्ची थी तब मैं बच्चों के बीच में घिरे रहती थी, और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि ऊपर वाला आपको एक मिशन, एक एम से इस दुनिया में भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मेरे दिल में बच्चों के लिए इतना प्यार उन्होंने बचपन से ही डाल दिया था। और एक बहुत साधारण, बहुत सिंपल घर से आती हूँ मैं। मेरे फादर फ़ौज में थे। इनफैक्ट जब मैं पैदा हुई थी, मेरे 2 बड़े भाई हैं, जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे फादर बॉर्डर पे थे और पहुँच नहीं पाए थे, और मेरी मदर, उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी कि मेरी मदर हॉस्पिटल पहुँच पाती। तो मैं देवली के जम्मू एंड कश्मीर के एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी, जहाँ पे मुझे आज भी याद है जब हम बचपन में जाते थे तो मैं अपनी मॉम को कहती थी कि मम्मा यहाँ ईंटें क्यों नहीं हैं आपके कमरे में, क्योंकि वो मिट्टी से बना हुआ एक कमरा था। सो आई थिंक शायद ऊपर वाले ने आपको मिट्टी से पैदा होते ही जोड़ दिया। तो वहीं से सफ़र शुरू हुआ। हर 2-3 सालों में एक नए शहर में मेरे फादर की पोस्टिंग हो जाना। और इंडिया इज़ सो डाइवर्स कल्चरली, लैंग्वेज, फूड, रहना, खाना पीना, आपका पहन, हर चीज़, लैंग्वेज, हर चीज़ बदल जाती है हर स्टेट में। तो जब आप अलग अलग स्टेट्स में बचपन से ही जाते हैं तो आपको ऑलरेडी सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है। तो यहीं से मेरी शुरुआत हुई। और फिर जब मैं 19 साल की थी और मैं मुंबई आई, मेरे जो हस्बैंड हैं वो मुंबई से हैं, तो वहीं से मेरी आर्ट की और वहीं से मेरे सोशल वर्क की जर्नी शुरू हुई। यानी वो 19 साल एक अहम पड़ाव मान सकते हैं। जब आपकी उम्र 19 साल हुई, आप मुंबई आई। अब वो पल कब रहा जब आप एक टीचर के तौर पर सामने आई? इतने सारे बच्चे जो आज पढ़ रहे हैं, आपकी बदौलत उन्हें ये अवसर मिला है, वो पल कौन सा था? क्योंकि आपने कहा आप आर्टिस्ट भी हैं, फिर शिक्षिका बनी, और थोड़ा सा मैं ये भी समझना चाहूँगी ये कब लगा कि आर्ट को शिक्षा का ज़रिया बनाया जा सकता है और मजबूत ज़रिया बनाया जा सकता है? मैंने अपनी शुरुआत आर्ट करियर से की। मैंने बहुत सारे एग्जीबिशंस वर्ल्ड वाइड करी। राष्ट्रपति भवन में मेरा एग्जीबिशन हुआ था जब प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी थे, और उन्हों की मुझे बहुत गर्व होता है कहते हुए कि उन्होंने एक पेंटिंग मेरी देख के, जब मैंने उनको प्रेजेंट की थी तो उन्होंने कहा इसको राष्ट्रपति भवन म्यूज़ियम में लगाइए, खूब भालो रंग, मतलब बहुत अच्छे रंग इसमें हैं। वो बंगाली थे तो कहीं ना कहीं आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए थे, और उन्होंने बहुत अच्छे से मेरी पेंटिंग डिस्क्राइब कर दी। एंड आई वाज ऑनेस्टली टेकन अबैक कि एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को देख के हमारे राष्ट्रपति ने इतने अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर दिया, जो एक आर्टिस्ट के मन के थॉट्स थे वो उन्होंने उसमें मुझे नरेट कर दिए। सो आई एम वेरी ऑनर्ड विद दैट। और आप अगर कहें कि जर्नी कहाँ से शुरू हुई, मैं जब आर्ट कर रही थी, बट वो कहते हैं ना कि ये मुझे शुरू से ही था कि मेरी लाइफ में, और मैं हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी, मुझे ज़िंदगी में जो भी करवाना आप मुझे बच्चों से जोड़े रखना। और बच्चों में ही बैठ के मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, भले मैं उनको पढ़ा रही हूँ या उनके साथ हम सिंगिंग कर रहे हों, पोइट्री बोल रहे हों, एक स्टोरी पढ़ रहे हों, बट जस्ट कीप मी सराउंडेड बाय चिल्ड्रन ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर 1-2 वर्कशॉप्स मैंने आर्ट वर्कशॉप्स की, और एक वर्कशॉप है जो मैंने अपनी किताब में भी लिखी है, जब मैं आर्ट मटेरियल बच्चों को बांट रही थी, और एक बच्चे को जब मैंने पेंसिल दिया और उसने कहा कि ये क्या है, तो पहले तो मैंने सोचा कि वो मजाक कर रहे हैं, बच्चे मस्ती करते हैं। तो कितना बड़ा बच्चा रहा होगा? आई थिंक वो
5, साढ़े 4-5 साल का आराम से होगा। बट अब देखिए मेरा भी एक बेटा है, क्या उसको 3 साल की उम्र में नहीं पता था पेंसिल है? पता था। 4 साल की उम्र में नहीं पता था। तो जब उसने कहा कि मेरे को नहीं पता ये क्या है, तो मैं वहाँ बैठ गई ये बोलने के लिए कि आप मैम को, आप टीचर को तंग कर रहे हैं ना, चले ड्राइंग करनी है। तो उसने मुझे हिंदी में कहा कि मुझे नहीं पता है ये क्या है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो सच बोल रहा था। और मैं वहाँ बैठी, उसको समझाया, ऐसे कुछ भी बनाओ, ऐसा एक उसको बॉक्स बना के दिया, ऐसे इसमें रंग भरो, पेंसिल से शेडिंग करो। और जब मैं घर आई तो मैंने इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी ऑनेस्टली। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल मैं थी उसके बाद कुछ दिनों तक। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात किया, ऐसे आप कभी किसी को मिले हो जिसने पेंसिल नहीं देखी? तो ही सेड आप क्या बोल रही हैं, ऑफ कोर्स नॉट। इंस्टेंट रिएक्शन, किसी से भी मैं पूछूं, अगर आपसे भी पूछूं, आप यही देंगे कि नहीं पेंसिल, हाँ वाटर कलर्स, क्रेयॉन्स, एक्रेलिक कलर्स, वो बहुत सारे लोगों ने नहीं सुने हुए हैं जो आर्ट के फील्ड में नहीं। लेकिन पेंसिल का कोई आर्ट से कनेक्शन नहीं है। पेंसिल का कनेक्शन लिखने से है, हमारे बचपन से है, हमारे यूथ से, हमारी लाइफ लॉन्ग। आज भी हम पेंसिल से लिखते हैं, आप भी लिखती होंगी। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो मैंने फिर उनको वहीं उसी दिन कहा कि अब मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी और पूरी मेहनत करूंगी कि मेरी जानकारी में कोई एक बच्चा मुझे दोबारा नहीं मिलाना भगवान जिसने पेंसिल ना देखी हो। तो आई थिंक वो एक टर्निंग पॉइंट था। एंड मैं बहुत धन्यवाद कहती हूँ ऊपर वाले का कि वो बहुत जल्दी इन टीनेजर की उम्र में ही मेरी लाइफ में वो एक्सपीरियंस आ गया। नहीं तो अगर शायद मैं करती रहती सोशल वर्क, लेकिन इस पैशन और इस जुनून के साथ मैं शायद नहीं करती। धीरे धीरे हम जब इसके बाद एक आर्ट वर्कशॉप अलग करते 30 से 3 लाख 3,000 30,000 नंबर ऑफ किड्स इंक्रीज। बिकॉज एक चीज़ जो कॉमन थी मेरे और बच्चों के बीच में वो ये थी कि हमें पढ़ना है, लेकिन क्या हम इसको एक इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ सकते हैं। और मैंने खुद देखा कि जब आर्ट वर्कशॉप्स में हमने बच्चों से अलग अलग इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट करने को कहा और उनकी अटेंडेंस बढ़ती गई क्योंकि बच्चे उसे सीखने लगे, उसे एंजॉय करके सीखने लगे। तो आई थिंक वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं दी रूबल नागी। आई डोंट नो व्हाट इज दी रूबल नागी, देयर इज नथिंग ग्रेट। आई मीन मैं सुबह उठती हूँ, मैं भगवान से कहती हूँ आज मेरा पहला दिन है काम पे, ब्लेस मी एंड आज शुरुआत करें। तो हर दिन हमें कोशिश करनी है। एंड अगर हमें भगवान ने यहाँ रखा है तो हमें यहाँ से 10 फोल्ड नहीं 200 फोल्ड नीचे आके उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिनको सही मायने में मदद की ज़रूरत है। और अच्छा काम करने के लिए इतना सोचना क्यों। हाँ, और रूबल आपने कहा कि इंटरेस्ट के साथ पढ़ने लगे जी। ये बहुत बड़ी बात है जी, क्योंकि आप बुला तो लेंगे लेकिन वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। तो आपने कैसे आर्ट को शिक्षा के साथ जोड़ा, कैसे ये आइडिया आया? या आप आर्टिस्ट थी इसीलिए लगा कि ये सबसे बढ़िया जरिया हो सकता है? कॉन्शियस डिसीजन था ये? मैं जब खुद स्कूल में थी तो मुझे आपको बताना चाहिए कि आई मस्ट टेल यू कि 4th कक्षा तक मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, क्योंकि हम हिंदी मीडियम में नहीं पढ़े। लेकिन इंग्लिश मीडियम भी नहीं था इतना अच्छा कि मुझे अंग्रेज़ी बोलने। मेरी मदर साधारण हिंदी और पंजाबी बोलती हैं, थोड़ी बीच में अब इंग्लिश भी बोल लेती हैं। फादर आर्मी में थे, इंग्लिश बोल लेते थे, पर घर पे आप ज़्यादातर पंजाबी और हिंदी में ही बात करते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं खुद पे बहुत डर भी लगता था जब हम आर्मी की पार्टीज़ में जाते थे कि अभी कोई अंकल पकड़ लेंगे, आंटी पकड़ लेंगे या कोई भी फ्रेंड पकड़ लेंगे जिनको इंग्लिश आती है, वो इंग्लिश में बात करेंगे, ना तो मुझे समझ आएगी ना मुझे बोलना आएगा। तो मैं साइड से बोलते ना, मैं पीछे से फटाफट जल्दी निकल जाती थी। लेकिन उसको मैंने कभी ये नहीं समझा कि मेरे में कुछ कमी है तो मैं इंग्लिश नहीं बोल पाती हूँ। मुझे वो अपॉर्चुनिटी उस समय ऐसे स्कूल में नहीं मिली थी। मेरे फादर की पोस्टिंग ऐसी जगह पे नहीं थी जहाँ पे हम फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले स्कूल में जा सकते थे। और फादर के पास टाइम का हमेशा कंस्ट्रेंट रहता था, तो ज़्यादा उसमें भी नहीं हम बात सीख पाए। लेकिन धीरे धीरे करते जब मेरे फादर की पोस्टिंग कर्नाटका में हुई और वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल था, आर्मी स्कूल, तो फर्स्ट मिड टर्म में मैं सोशल साइंस में फ़ेल हो गई और आई वॉज़ वेरी डिसहार्टेड बिकॉज मैं स्टूडेंट तो बहुत अच्छी थी लेकिन एक अंग्रेज़ी में थोड़ा सा वीक थी। तब मेरा हाथ मेरी जो टीचर ने पकड़ा और कहा
कि आपको निराश नहीं होना है। आई नो आप ऐसे अभी स्कूल से आई हैं जहाँ पे आपने इंग्लिश में ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, आपने हिंदी में पढ़ा है, पर आपको पता है एक ही चीज़ है जो आपको आगे लेके जाएगी, वो आपकी मेहनत। और आप कांस्टेंट प्रयास करिए और अच्छे से पढ़िए और बेटा आप ज़रूर पास हो जाएंगी। और फाइनल एग्ज़ाम में मैं सेकंड आ गई। सो वो उस समय वो जो टीचर अगर मेरा हाथ नहीं पकड़ती तो शायद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता कि मैं नहीं सीख पाऊंगी। तो आज अगर हम कहते हैं ना कि टीचर का योगदान, मैं हमेशा कहती हूँ टीचर्स मैटर बट दे मैटर द मोस्ट नाउ, क्योंकि टीचर ही वो इंसान है जो फ्यूचर लीडर्स बनाते हैं, जो हमारे हर किसी भी प्रोफेशन में आप देखिए पढ़ के तो टीचर से ही आए हैं, तो जो देश का नहीं विश्व का फ्यूचर बनाते हैं। तो आज इस बड़े प्लेटफॉर्म पे एक टीचर को इतना इज्जत देना विद सच अ बिग ऑनर, सच अ बिग प्राइज, आई थिंक ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते, और आप कह रही थी कि आर्ट के माध्यम से कैसे हो, ये लिविंग वॉल्स ऑफ लर्निंग, जी जी, ये कैसे आया? और दूसरा, और आपके पास चैलेंजेस भी कम नहीं थे, आप जाती थी, मैंने सुना है सारे पेंट्स फेंक दिए जाते थे, अब यहाँ से जाओ कहीं और करो, तो चैलेंजेस कम नहीं थे? जो सुनने में इतना इजी और स्मूथ लग रहा है उसमें बहुत अड़चने थी, तो क्या क्या झेलना पड़ा आपको? देखिए एज एन आर्टिस्ट मुझे हमेशा रंगों से प्यार था, और मुझे ऐसा, और जब जैसे जैसे मैंने आर्ट वर्कशॉप किए पहले कुछ साल, तो मैंने एक्सटेंसिव, कोई ऐसा गांव इंडिया का नहीं छोड़ा होगा जहाँ पे हमने आर्ट वर्कशॉप्स नहीं किए, कोई स्लम नहीं छोड़ा, जहाँ तक मेरी रीच और मेरी कैपेसिटी थी हम सब जगह गए। और पहले 2 साल मुझे पेरेंट काउंसलिंग करने में चले गए कि आपको बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी क्यों है, बिकॉज मैक्सिमम पेरेंट्स बोल रहे मैम स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है, मैम 8-9 साल का बच्चा होगा तो कमाने लग जाएगा। तो मैं उनको बोलती थी 8-9-10 साल का बच्चा क्या कमाएगा? आप सोचिए, दुकानों पे, सिग्नल पे, मोबाइल शॉप्स पे, रेडियो पे, ऐसे वो नहीं है। आई मीन अगर आप ऐसे बच्चों को पढ़ाने की सोच आपकी इस तरफ हो जाएगी तो आपके देश का भविष्य क्या है? इलिटरेसी विल गो अप, लेवल ऑफ लिटरेसी विल कम डाउन। सो 2 साल मैंने उनको बहुत बहुत हाथ पैर जोड़ के कन्विंस किया कि आप मुझे बच्चों के 10 साल दीजिए, एंड उसके बाद आप देखिए बच्चों को, आप सबको यहाँ से वो बाहर निकाल के एक कंफर्टेबल लाइफ देंगे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जब मैंने आर्ट वर्कशॉप्स किए, बच्चों का रिस्पांस देखा कि उनको आर्ट बहुत पसंद आता है। उनको जब मैं एक कोई ड्राइंग करके या एक एनेक्ट करके ड्रामा के जैसे कुछ समझाती हूँ तो बच्चे सुनते हैं। बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा होता है। अगर आपको वो 25 से 30 मिनट बच्चों का अटेंशन स्पैन मिल गया, ट्रस्ट में उन्होंने ना आधी लेसन अपना सीख लिया। तो वो बहुत ज़रूरी है। और मैं स्कूल में थी, रोज़ स्कूल जाना, टेक्स्ट बुक करना, ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ना, कहीं ना कहीं एक मोनोटोनस रूटीन वाली पढ़ाई हो जाती है। सो इसीलिए हम कहते हैं लेट्स मेक लर्निंग फन। तो जब हमने ये बड़े बड़े मैग्नानिमस म्यूरल्स कर दिए, दीवारों पे पेंट कर दिए। जब मैंने पहला म्यूरल ड्रॉ किया तो 10-20 बच्चे खड़े थे, दूसरा किया तो थोड़े और, तीसरा किया तो 200 के ऊपर बच्चे झुंड बना के खड़े देख रहे क्या हो रहा है। फिर एक बच्ची छोटी आई, मुझे बोली अरे मैम ये तो वो है ना, ये तो वो है ना मैम, ऐसे पानी अगर हम नलका टाइट से बंद कर दे तो पानी नहीं गिरेगा, पानी बचेगा। मैम देखिए फिर कितना अच्छा होगा, हमारे घर में ज़्यादा पानी आएगा। सो दीज आइडियाज स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम चिल्ड्रन। सो देन वी रेप्लिकेट दिस मॉडल इन ऑल द स्कूल्स। फिर हमने स्कूल के जो हमारे रूम्स हैं जिनमें हम क्लासेस देते थे उनको हमने बहुत ब्यूटीफुली पेंट कर दिया। एक्सटीरियर्स में जहाँ जहाँ पे परमिशन मिली स्कूल्स को एक्सटीरियर पेंट करने के लिए उसमें कर दिया। हैदराबाद का एक स्कूल जहाँ पे हमने एक्सटीरियर में भी किया, इंटीरियर में किया, उन प्रिंसिपल ने हमें कहा मैम हमारे बच्चों की तादाद 150 लेके आज 195 तक पहुँच गई है। क्योंकि पहले पेरेंट्स को लगता था एक गवर्नमेंट स्कूल है, बोरिंग सा स्कूल है, हम जा रहे हैं बच्चे जा रहे हैं, बच्चों को। बट ये करने के बाद आई मीन आई हैव लिटरली वीडियोज ऑफ दीज गर्ल्स सेइंग रूबल अम्मा वी लव यू एंड यू मेड आवर स्कूल सो ब्यूटीफुल। सो द होल पॉइंट इज, भले मैं पढ़ाऊं या कोई भी टीचर पढ़ाए, बच्चे अगर खुश होके पढ़ने के लिए आएंगे तो आप बच्चों को पढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो ये जो हमारे आर्ट फॉर्म था, आर्ट बेस्ड एजुकेशन थी, ये एक लिविंग टेक्स्ट बुक बन गई। एंड फिर जब आप एक चीज़ को दिखा के, आप टेक्स्ट बुक खोल के बच्चों को बताते हैं कि अब पढ़ो, तो वो जो अटेंशन स्पैन है, वो जो पढ़ने का जो इंटरेस्ट है वो बच्चों में बढ़ने लगा। इसीलिए बहुत सारे बच्चे जो प्राइमरी स्कूल से सेकेंडरी स्कूल तक नहीं पहुंचते थे वो भी पहुंचने लगे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ड्रॉप आउट रेट, दैट इज़ हाउ वी ब्रिज द गैप। कि
यहाँ तक पढ़ लिया, अब आगे देखो और मज़ा आएगा पढ़ने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होगे पढ़ाई मुश्किल होती है लेकिन इंटरेस्टिंग भी होती है, और इसके बाद आपको कॉलेज तक जाना है। एंड यू नो प्रीति, आई हैव सीन, मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है 26 साल में कि जो बच्चा 12वीं तक पढ़ लेता है ना, वो ग्रेजुएशन करना चाहता है। हाँ। क्योंकि उनको लगता है मैम अभी हमें भी ना वाइट कॉलर पहन के, शर्ट पहन के जॉब में जाना है। लड़कियाँ आती हैं बोलती हैं मैम हमें भी अच्छे अच्छे जॉब्स चाहिए, आई वांट टू सपोर्ट माय फैमिली। वन ऑफ माय गर्ल इन कश्मीर सेड कि मैम मैं शादी तब तक नहीं करूँगी जब तक पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़े होके कमाती नहीं हूँ, मैं बाबा पे बोझ नहीं बनना चाहती। और आज वो 350-400 लड़कियों को उसने हमारे साथ जोड़ रखा है जो स्किलिंग डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं। सो आई थिंक शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी को भी परमानेंट तरीके से दे सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू एनीवन। और जब मैंने इतने रिमोट एरियाज़ में अपना बचपन काटा है, देखा है बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे, जा पा रहे थे, और अब तो सरकार इतने बेनिफिट्स दे रही है। लिटरली एजुकेशन इज़ फ्री for children in government schools from midday meal. I mean midday meal also, जैसे आर्ट बेस्ड एजुकेशन ने बहुत सारे बच्चों को खींचा, मिड डे मील ने भी बहुत बच्चों को अपने स्कूल में आने के लिए इंस्पायर किया। खाना मिल रहा है, ब्रेकफास्ट मिल रही है, केला, and you know you're getting great food. So I think that was something which वो बोलते हैं ना कि आप एक इनिशिएटिव से कुछ नहीं हो सकता, आपको ऐसी 10 चीज़ें लानी है ताकि आप मैक्सिमम बच्चों को ला पाएँ। एंड मेरा ये सपना है एज अ इंडियन कि हमारे कंट्री का हर बच्चा, हर बच्ची शिक्षित हो। इंडिया टू बी 100% लिटरेट कंट्री इज़ माई ड्रीम, एंड आई थिंक हम सब मेहनत करते रहेंगे अपने आखिरी सांस तक दैट हम ये इसको बहुत जल्दी अचीव करेंगे। रूबल, थोड़ा सा मुझे बताइए, क्योंकि जब हम ग्लोबल प्राइज़ की बात करते हैं, ये कैसे मुमकिन हुआ, किस तरह की एंट्रीज आई थी? क्योंकि 133 कंट्रीज़ एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत सारी एंट्रीज थी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी, मैं अभी किसी से बात कर रही थी, आई सेड पहले टॉप 50 में आया नाम, तो यू वर लाइक हाँ ठीक है, यू नो चलिए, कहाँ यू नॉट एक्सपेक्टिंग कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, टॉप 50 में आ गए और फीलिंग हैप्पी। बिकॉज अवार्ड लेना मेरा कभी भी फोकस नहीं रहा है। मतलब अवार्ड मिलता है, यू फील ग्रेट, यू आर हम्बल्ड, और एक इंस्पिरेशन मिलती है जब सब आपके काम को सराहते हैं, टीम को इंस्पिरेशन मिलती है, बच्चे बहुत खुश होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर अवार्ड्स नहीं मिलते मुझे तो मैं काम नहीं करती, मैं फिर भी ऐसे ही काम करती रहती और आगे बढ़ती रहती। तो मैंने जब दुबई में अपना गाला डिनर था, उस पर अवार्ड के एक दिन पहले, उस पर जब एक बहुत बड़ा होर्डिंग था लगा हुआ जिसमें 10 कंट्रीज़ के टीचर्स के छोटे मतलब फ़ोटोग्राफ्स थे और फ्लैग्स लगे हुए थे और सामने फ्लैग्स खड़े थे। अब एक फ़ौजी की बच्ची होके जो हम बचपन से झंडे को सैल्यूट करते आए हैं, जब मैंने वो बोर्ड देखा तो तब मैंने इमीडिएटली, अब मानेंगे नहीं, मैंने ऊपर देखा और मैंने कहा भगवान लाज रख लेना मेरी नहीं, मेरे देश की लाज रख लेना। बिकॉज अब नेशनल फ्लैग यहाँ देख के मुझे ऐसा लग रहा है अब तो ये ट्रॉफी, ये प्राइज़ जो है, ये अब जो भी इसको कहें, ये इंडिया में आना चाहिए, भारत में आना चाहिए। सो आई थिंक दैट वाज द मोमेंट, दोज 2-3 days वर वेरी वेरी टेंस्ड फॉर मी। आई वाज मैं रात को सो नहीं पा रही थी, मैं नॉन स्टॉप प्रे कर रही थी, अपने पेरेंट्स को बोल रही थी, यू नो आप प्रे करें फैमिली को। तो इनफैक्ट मेरी मदर बोलती हैं इतना प्रेशर था कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, मुझे दवाई खानी पड़ी। बट दैट इज़ देयर लव एंड कंसर्न, जस्ट नॉट फॉर देयर डॉटर बट फॉर द होल कंट्री। तो आई थिंक वो जब आप देखते हैं तो एक सरियल फीलिंग आती है। और उसके बाद इतने मंच पे जब आपका नाम रूबल नागी फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोल के आपको मंच पे बुलाया जाता है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये ऐसी फीलिंग है जो आप वर्ड्स में नहीं डिस्क्राइब कर सकते। और ये ऐसी फीलिंग है जो आपको और ग्राउंडेड कर देती है कि आप देखिए आपको भगवान ने कितना बड़ा ऑनर दिया है, तो अब आप इससे और क्या अच्छा कर सकती हैं। जैसे अब जो मेरी वॉइस है वो शायद ऐसे एरियाज़ तक भी पहुंचेगी जहां तक नहीं पहुंच पाई थी, सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली। बिकॉज़ आज वर्ल्ड के बहुत कम चैनल्स हैं जो ऑलरेडी इंटरव्यू नहीं कर चुके हैं या नहीं अभी करना चाहते हैं। सो आई थिंक कहीं ना कहीं एक टीचर की आवाज़ अब नोटिस हो रही है। इट हैज़ स्टार्टेड मैटरिंग नाउ दैट यू नो टीचर जो एक देश का एक इंसान का फ्यूचर बनाती हैं, आज उनकी आवाज़ को सुना जा रहा है।
और आज एआई का ज़माना है, हम टेक्नोलॉजी से इतना आगे जा रहे हैं, स्कूल्स में एआई इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कनेक्शन टीचर का और स्टूडेंट का होता है वो कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं ला सकती। हमें एआई और टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन जो एक ह्यूमन कनेक्शन है जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में रहता है, उसको भी हमें बैलेंस करके आगे चलना है, क्योंकि एक टीचर ही है जो बच्चों के आंसू देख सकती है, उनसे हग ले सकती है, उनको डांट सकती है, उनको सिखा सकती है, वो एआई नहीं कर सकता। बट विद दैट अगर हम उसको क्लब इन करके एक साथ चलें तो आई थिंक स्काई इज़ द लिमिट, देयर इज़ सो मच मोर जो हम अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल रूबल, जब आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वो चीज़ महसूस हो रही है कि आपको कैसा महसूस हुआ होगा और आप कैसे जी रही हैं बच्चों के बीच में इस ज़िंदगी को। लेकिन लोगों का कहीं ना कहीं ध्यान जाता है, अच्छा 9 करोड़ रुपए इनाम में मिले, लेकिन वो पैसे भी आपकी जिम्मेदारी को कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं और रिकग्निशन, जैसे आपने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ रही है। तो लोग जानना चाहते हैं अब उन पैसों का इस्तेमाल कैसे होगा। करीब करीब 10 लाख बच्चे, अगर मैं ओवर अ मिलियन। आप देखिए, अगर आप बात करें 25-26 साल काम की, तो 9 करोड़ की राशि तो हम बहुत पहले क्रॉस कर चुके हैं जहाँ तक काम और CSR प्रोजेक्ट्स की बात है। ये जो राशि है ये CSR नहीं है, ये एक टीचर को दिया गया है पुरस्कार, जिसे टीचर जैसे चाहे खर्चा कर सकती है। बट मेरी लाइफ का एम एक ही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक और जुड़ें। और भी आज हमारे देश में ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जिनको हमें अपने साथ जोड़ना है, स्कूल तक पहुंचाना है, और अगर कहीं स्कूल बीच में रह गया है तो स्कूल तक दोबारा लेके जाना है। मैं बहुत स्ट्रांगली स्किलिंग फॉर वुमेन के इनिशिएटिव्स भी करते हैं हम लोग फाउंडेशन में। हमारी 2 ही मेन फोकस एरिया है, एक है क्वालिटी एजुकेशन एंड एक स्किलिंग फॉर वुमेन, जिससे हम उनको आत्मनिर्भर कर सकें। तो आई थिंक मेरे लिए ये पैसा एक ब्लेसिंग के जैसा है, जिसे मेरा सपना था एक स्किल सेंटर प्लस लर्निंग सेंटर कश्मीर में खोलने का, जिसको मैं वहाँ यूज़ करूँगी। खोलने के लिए हम काफ़ी 1-2 साल से मैं ऊपर वाले से कह रही थी कि शो मी द वे फॉरवर्ड, ये मुझे करना है, बिकॉज़ कश्मीर में बहुत सारे बच्चे और युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। LOC के पास तंगधार में हमने कंप्यूटर सेंटर खोला, वहाँ से वीडियोस आ रखी हैं कि मैम थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आई थिंक ये एक बड़ा स्टेप होगा हमारे लिए, एक बड़ा सेंटर खोलने का, जिसमें लाखों बच्चे और युवा और महिलाएं आके सीखेंगी। बिल्कुल। और अब आखिर में आज टीचर्स के लिए क्या संदेश होगा और स्टूडेंट्स के लिए भी क्या संदेश होगा, बच्चों के लिए क्या संदेश होगा? बच्चों को मैं यही कहूँगी कि आप लोग हमारे देश का, हमारे पूरे विश्व का फ्यूचर हैं। आज जो भी लीडर आप एक आइकॉन के जैसे, एक आइडल के जैसे देखते हैं, वो भी कभी बच्चे थे। तो यू कैन बी देयर नेक्स्ट। आज मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, क्या मैंने कभी सोचा था कि मैं ऐसे बैठ के इंटरव्यू दूंगी? तो कभी भी निराश नहीं होना, कभी भी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ना, क्योंकि पढ़ाई करके आज नहीं तो कल आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और एक जो बेसिक नीड होती है ना कि हमें अपने घर को चलाना है, तो वो शिक्षा, वो जो सर्टिफिकेट आपके हाथ में रहेगा, वो आपको जॉब्स दिलाएगा। आज हम कहते हैं कि हमारे पास नौकरियां नहीं हैं, लेकिन क्या आपके पास सही डिग्रियां हैं? क्या आपने पढ़ाई पूरी की है? और पढ़ाई करने का मेरा हमेशा कॉन्सेप्ट रहा है कि खाली स्कूल जाकर डिग्री लेना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना। और हम जो हमारे लर्निंग सेंटर्स में, हमारे स्लम्स में, हमारे गांव में, जहाँ पे भी हमारी इंटरवेंशंस हैं, मैं हमारे जितने भी टीम हैं और मैं उन बच्चों को यही सिखाती हूँ कि सही संस्कार, सही प्रिंसिपल्स अगर हम बच्चों को बचपन से ही देंगे तो आप देखेंगे आगे जाके जो इतने इश्यूज से हम जूझ रहा है पूरा विश्व, खाली इंडिया ही नहीं, पूरा विश्व, वो ऑटोमेटिकली वो बोलते ना क्लियर होते जाएंगे। मैं एक को सिखाऊंगी, वो आगे 2 को सिखाएगा, 3, 4, 10, 15, 100 ऐसे करते करते एक चेन बन जाएगी। और टीचर्स से मैं ये कहूँगी कि आप गुरु हैं, गुरु का स्थान हमारे कल्चर में सबसे ऊंचा है। मेरे पेरेंट्स मुझे बचपन में कहते थे कि हमारे साथ आप गुस्सा हो सकते हो, डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो, कभी बच्चे बोल देते हैं, लेकिन अपने टीचर को, अपने गुरु को कभी मत कहना, क्योंकि भगवान के साथ दर्जा है टीचर का, गुरु का, बिकॉज़ वो आपको वो इंसान बनाते हैं जो आप बड़े होके अपने आप को देखना चाहते हैं जैसा। तो टीचर्स को मैं यही कहूँगी कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चा डिफरेंट सोच और डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है,
जो फर्स्ट आए खाली उसी को प्यार नहीं, जो लास्ट आए उसके ऊपर भी ध्यान ज़रूर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बच्चे निगलेक्टेड फील करते हैं और पीछे छूट जाते हैं। तो हमें हर बच्चे को, भले वो 50 बच्चों की क्लास हो या 20 बच्चों की, हर बच्चे को हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें। अगर स्टेज पे परफॉर्मेंस के लिए बच्चों को चढ़ाएं तो सबको चढ़ाएं, सिर्फ उनको नहीं जो अच्छा डांस कर सकते हैं या अच्छा सिंगिंग कर सकते हैं। भले पीछे खड़ा रखें उनको, लेकिन एक ग्रुप पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। हम टीचर्स हैं, हम गुरु हैं, हम मदर्स हैं, हम पेरेंट्स हैं हमारे बच्चों के लिए। तो आई थिंक इक्वालिटी इन आवर टीचिंग एंड हमारा हर स्टूडेंट के लिए ऐसा नज़रिया बहुत ज़रूरी है। बहुत सुंदर रूबल। तो एक तरह से रूबल नागी हमें ये सिखाती हैं कि शिक्षा सिर्फ पढ़ाना नहीं है, शिक्षा है किसी बच्चे को ये भरोसा देना कि वो भी दुनिया बदल सकता है, बहुत कुछ बड़ा कर सकता है। दीवारों पर लिखकर शुरू की गई उनकी सीख आज दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंच चुकी है। और ये सिर्फ एक टीचर की जीत नहीं है, ये उस सोच की जीत है जो मानती है कि हर बच्चा सीखने का हकदार है। बहुत बहुत धन्यवाद रूबल, आप हमारे साथ आज जुड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।